बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनालिसिस पॉइंट। नाजरीन, कुछ शख्सियात तारीख में नारों से नहीं इस्तकामत से जिंदा रहती हैं। कुछ नाम ताकत से नहीं साबित कदमी से पहचाने जाते हैं। इराक की जदीद सियासी तारीख में नूरी अल मालकी ऐसी ही एक शख्सियत है। एक ऐसा रहनुमा जिसने बहरानों में मुल्क को थामा, दबाव में झुकने से इनकार किया और इराक की खुद मुख्तारी को महज लफ्ज नहीं बल्कि अमल बनाया। नूरी अल मालकी की सियासत किसी महफूज महल से शुरू नहीं हुई। वो आबरियत के दौर में जिला वतन, खतरात और खामोश जद्दोजहद से गुजरी। सद्दाम हुसैन के अहद में जब इख्तलाफ राय जुर्म था, मालकी ने अपने नज़रिए से दस्तबरदार होने के बजाय कुर्बानी का रास्ता चुना। यही पस मंज़र उन्हें आम सियासतदानों से मुख्तलिफ बनाता है। वो इख्तदार के लिए नहीं, नज़रिए के लिए सियासत में आए। नूरी कामिल मोहम्मद हसन अल मालकी अल मारूफ जवाद अल मालकी इराकी सियासी रहनुमा और इस्लामी हिज़्बुत दावा के सीनियर कायद हैं, जिन्होंने सन 2006 और 2014 में 2 मरतबा इराक के वज़ीर आज़म के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दिए और अब उन्हें दोबारा वज़ारत उज़्मा के लिए नामज़द किया गया है। वो 20 जून 1950 को इराक के शहर हिल्ला के करीब अबू गर्ब में पैदा हुए। एक मजहबी शिया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी सियासी शनाख्त जमात हिज़्बुत दावा से शुरू होती है, जो इराक के सबसे पुराने शिया इस्लामी सियासी ग्रोहों में से एक है और वो इस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। नूरी अल मालकी ने इब्तदाई तालीम अपने आबाई इलाके से हासिल की और बाद में कुल्लिये उसूल दीन बगदाद से बैचलर्स की डिग्री और सलाहुद्दीन यूनिवर्सिटी अरबेल से अरबी अदबियात में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। मालकी ने 1970 की दिहाई में हिज़्बुत दावा में शमूलियत इख्तियार की और सद्दाम हुसैन के सख्त रद्दअमल के बाद 1989 में इराक छोड़ दिया। जब उनको मौत की सजा सुनाई गई, वो पहले शाम गए, फिर ईरान में क़याम पजीर हुई, जहां उन्होंने हिज़्बुत दावा की सरगर्मियों में कलीदी किरदार अदा किया और मुखालिफ सियासी नेटवर्क कायम किया। सन 2003 में इराक में सद्दाम के जवाल के बाद वतन वापस आए, हिज़्बुत दावा की क़यादत में अहम ओहदों तक पहुंचे और सन 2006 में वज़ीर आज़म मुकर्रर हुए। मालिकी को इराकी सियासत में मजबूत, बावकार और तजुर्बाकार रहनुमा के तौर पर देखा जाता है, जिसने इराक को बहरान की हालत से निकालने और सियासी इस्तेहकाम फराहम करने के लिए पेचीदा कौमी और इलाकाई चैलेंजेस का सामना किया। उनकी क़यादत में इराक ने दाखिली ताकतवर ग्रोहों और फ़िरकावाराना कशीदगियों की वजह से एक मुस्तहकम हुकूमत बनाने और सिक्योरिटी के मसाइल से निमटने की कोशिश की। मालकी की सियासी और हुकूमती मुद्दत के दौरान ईरान के साथ मजबूत और तारीखी ताल्लुकात रहे। वो एक शिया सियासी रहनुमा के तौर पर तेहरान के साथ देरीना ताल्लुकात रखते हैं। खुसूसन हिज़्बुत दावा के ज़माने में ईरान में तवील सियासी क़याम के दौरान ईरान ने इराक में अपने हम ख्याल ग्रोहों के साथ मिलकर सियासी मामलात में असर व रसूख रखा और मुतादिद बार मालकी के सियासी फैसलों में इसका असर नुमाया रहा। उनके ताल्लुकात इराक में शिया सियासी ताकत के तवाज़ुन में एक अहम जुज़ हैं, जिससे इलाकाई सियासत और बाहमी ताल्लुकात की पेचीदगी वाज़ेह होती है। मालकी की वज़ारत उज़्मा के दौरान इराक को शदीद फसादात, अलकायदा और बाद में दाइश जैसी शिद्दत पसंद तंजीमों के खिलाफ जद्दोजहद का सामना करना पड़ा, जिसमें उनके फैसलों और हिकमत अमली ने मुल्की मंजरनामे पर गहरे असरात मुरत्तब किए। उनकी क़यादत में हुकूमत कानून इत्तेहाद ने सन 2010 के इंतखाबात में भी अपनी जगह बरकरार रखी और वो इराकी सियासी कुव्वत के तौर पर कायम रहे। नवंबर 2025 में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के बाद कोऑर्डिनेटिंग फ्रेमवर्क नामी शिया सियासी इत्तेहाद ने बआसानी अक्सरियत हासिल की और पार्लियामेंट में मजबूत अपोजिशन के बायस नूरी अल मालकी को वज़ीर आज़म के लिए अपना उम्मीदवार नामजद किया है। उनकी जमात, जिसे स्टेट ऑफ लॉ कोalition भी कहा जाता है, ने मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी उमूर में तजुर्बे, मजबूत क़यादत और इंतज़ामी काबिलियत को बुनियाद बनाकर उन्हें दोबारा नामजद किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर नूरी अल मालकी की वापसी की मुखालफत की है और ख़बरदार किया है कि इराक में उन्हें दोबारा वज़ीर आज़म बनाया गया तो अमरीका अपनी हिमायत ख़त्म कर सकता है। ट्रंप का मौक़िफ़ है कि मालकी की माजी की हिकमत अमली ने इराक को मुश्किलात, अंधेरे, समाजी तनाव और इक्तिसादी मसाइल में झोंक दिया था, जबकि उनके करीबी ताल्लुकात ईरान के साथ अमरीका की खित्ते में मफादात के खिलाफ करार दिए जाते हैं। ट्रंप खास तौर पर ईरान के बढ़ते हुए असर रसूख से तशवीश में है और उन्हें खौफ है कि अल मालकी की हुकूमत इराक को मजीद ईरान के करीब ले जाएगी, जिससे अमरीकी मफादात खतरे में पड़ सकते हैं। ट्रंप की धमकी पर नूरी अल मालकी ने भी ट्विटर से अपना रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वो इराक में वज़ीर आज़म बन गए तो उसके आगे उन्होंने कुरान करीम की सूरह अल बकरा की आयत नंबर 120 नकल की है, जिसका तर्जुमा है कि यहूदी और ईसाई आपसे कभी राज़ी नहीं होंगे जब तक कि आप उनके मज़हब की पैरवी ना करें। आप कह दीजिए कि बेशक अल्लाह की हिदायत ही हकीकी हिदायत है, और अगर तुम उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करोगे
بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے تو اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ مددگار۔ ناظرین، نوری المالکی ایک ایسی شخصیت ہے جنہیں نظر انداز کرنا عراق کی سیاست میں ممکن نہیں ہے۔ وہ حامیوں کے لیے مضبوط رہنما اور مخالفین کے لیے متنازع چہرہ، لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر وہ دوبارہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو عراق کی داخلی اور خارجی سیاست ایک نئے موڑ میں داخل ہو جائے گی۔ نوری المالکی کا وزیر اعظم بننا خطے میں کسی صورت امریکی مفاد میں نہیں، کیونکہ انہی کی سربراہی میں عراق نے داعش جیسی عالمی سفاک دہشت گرد تنظیم کے پنجے عراق سے اٹھا پھینکے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بغداد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اس وقت کے امریکی صدر جارج بش جونیئر کو جب ایک عراقی صحافی منتظر الزیدی نے جوتا کھینچ کر مارا تھا، تب یہی نوری المالکی وزیر اعظم تھے جو جارج بش جونیئر کے بائیں جانب کھڑے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نوری المالکی خطے میں امریکی اثر و نفوذ کے مقابل ایرانی اتحاد کو آگے لے کر بڑھ سکیں گے؟ کیا وہ ٹرمپ کی مخالفت مول لے کر آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔